हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है पहले वो है हमारा सिलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिलेक्टिविटी क्या होता है सबसे पहले वो देखना है हमें, और सिलेक्टिविटी कितने प्रकार की होती है वो देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एंड द मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स कैन रिएक्ट इन मोर देन वन वे। So selectivity is the prediction of the functional group to whether it will react and how it will react and which functional group it will react। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सा, मान लो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मान लो डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल बॉन्ड भी है। अब ये वाला देखना कि कौन सा इनमें से रिएक्ट करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा और कब रिएक्ट करेगा, ये चीज होती है सेलेक्टिविटी, कि किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ जो हमने सेलेक्टिविटी के विभिन्न प्रकार बताए ना, कैटेगरी जो बताई वो क्या क्या है। नंबर ए पे है कीमो सेलेक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है कीमो का? भाई जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिलेक्टिविटी किस बेसिस पे है? केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे, मतलब विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा। सेकंड है रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो का मतलब वेयर, रेजियो का मतलब आप पोजीशन से कर दो, रेजियो का मतलब पोजीशन से कर दो कि वेयर इट विल रिएक्ट। रेजियो का मतलब पोजीशन से, किस पोजीशन के ऊपर कहाँ रिएक्ट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये वर्ड हमेशा कंफ्यूज कर देता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वेयर इट विल रिएक्ट, ये कहाँ रिएक्ट करेगा। थर्ड नंबर पे है स्टीरियो सिलेक्टिविटी, हाउ इट विल रिएक्ट, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी। तो थोड़ा थोड़ा आज हम इन तीनों को देखेंगे, और ये फिर बाद में हमेशा हमारे हर एक टॉपिक के साथ में रिएक्शंस चलती चली जाएंगी, वहां हम पता लगा लेंगे कीमो सेलेक्टिविटी कहाँ हो रही थी, रीजियो सेलेक्टिविटी कहाँ हो रही थी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी कहाँ हो रही थी। तो एग्जांपल देखते हैं कीमो सेलेक्टिविटी का। पहले हमने यहाँ पे लिखा व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट कीमो सेलेक्टिविटी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट विच फंक्शनल ग्रुप विल शो रिएक्शन एंड व्हाई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो तो कीमो सेलेक्टिविटी हमें हेल्प करती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा और क्यों। उसका हम एक एग्जांपल के साथ में पढ़ के देखते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चों, ये है 4 अमीनो फिनोल। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, दिस वन इज 4 अमीनो फिनोल। जब इसको मैं एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे टोल्विन में रिफ्लक्स लगा के, तो क्या करता है, दोनों के दोनों जो आपके फंक्शनल ग्रुप है अमीनो एज वेल एज ओएच ग्रुप, उनको क्या करता है, एसाइलेशन कर देता है, एसाइल ग्रुप का एडिशन वहां पे कर देता है। तो ये एक्सेस की प्रेजेंस में। लेकिन जैसे ही मैं इस रिएक्शन को पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में और वन इक्विवेलेंट, मतलब मैंने जो एसिटिक एनहाइड्राइड था उसका अमाउंट कम कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, अब दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि हमने अमाउंट कम कर दिया, जितना एक मॉलिक्यूल ये था उतना ही एक इक्विवेलेंट ये रख दिया हमने। तो इनमें से भी कहाँ पे एक्ट करेगा, जोन सा इन जो दोनों में से ज्यादा इसके साथ में रिएक्शन करना चाहेगा, और वो कौन सा है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्दर खाली अमीनो ग्रुप को एसाइलेशन कर देता है और ये क्या बना देता है, पैरासीटामोल। जो आप हमेशा दवाई लेते हो ना, पैरासीटामोल, जो मेडिसिन आप हमेशा खाते हो, पैरासीटामोल ले लो, वो ये वाला मॉलिक्यूल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पैरासीटामोल कैसे होता है। एक्चुअल में क्या है, ये पैरा एसीटामोल है, मतलब पैरा पोजीशन के ऊपर असीटा ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो मोल के साथ में, मतलब एल्कोहलिक फिनोल वाला पार्ट जो था, तो उसके बेसिस पे आया ये वाला कंपाउंड का नेम। उसके बाद इसकी जो ये वाला हमने कंपाउंड ऊपर बनाया था, अगर मैं इसको NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस अगर मैं इसका करता हूँ या हाइड्रेशन करता हूँ, तो इसका क्या होता है मेरे पास में, फर्दर ये पैरासीटामोल की फॉर्मेशन कर देगा आपका। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मैं बहुत एक्सेस में कर रहा था तो दोनों ग्रुप हो ही जा रहे थे, लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट लगाया मैंने तो केवल अमीनो ग्रुप हुआ। और इस वाले रिएक्शन में, मतलब जो यहाँ से प्रोडक्ट आया था फर्स्ट रिएक्शन से, उसको मैं दोबारा NaOH बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो केवल जो एस्टर ग्रुप है वो हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका, और अमीनो ग्रुप का नहीं हो रहा है जिसका एसाइलेशन का रखा था। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आप कीमो सिलेक्टिविटी देख रहे हो।
means more than two functional group are present in a molecule, and only one molecule will react in such a way that will give you the product. So ये क्या है, कीमो सेलेक्टिविटी है। और जैसे दूसरे वाला एग्जांपल है बी और सी, दोनों के अंदर क्या है, कीमो सेलेक्टिविटी। इन बोथ एग्जांपल्स बी एंड सी कीमो सेलेक्टिविटी इज प्रेजेंट। जस्ट लाइक इन एग्जांपल सी, जैसे कि आप एग्जांपल सी में देख सकते हैं, वन ग्रुप इज एस्टर ग्रुप एंड अदर इज अमीनो असाइल ग्रुप। तो ये क्या होता है, यहाँ अमीनो असाइल ग्रुप इंटैक्ट रहता है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, बट जो आपका एस्टर ग्रुप है वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। यहाँ भी कीमो सिलेक्टिविटी शो कर रहा है। तो इसका हम देखते हैं कि रीजन क्या लिखा गया है हमने। इसमें हमने लिखा इन रिएक्शन बी द कन्वर्जन ऑफ 4 अमीनोफिनोल टू पैरासीटामोल इज एन एग्जांपल ऑफ कीमो सिलेक्टिविटी। हियर acylation of only NH2 group occur because NH2 group is more nucleophilic than OH group. NH2 group जो है वो ज्यादा nucleophilic है OH group से। Further in reaction C is another example of chemoselectivity. Here hydrolysis of double acylated product to paracetamol occur because ester group is more reactive than amide group and hydrolysis much more easily. हाइड्रोलिसाइज मच मोर इजीली, क्योंकि वो एस्टर ग्रुप जो था आपका वो ज्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से किया है। तो यहाँ आपने एक वर्ड सीखा है मोर न्यूक्लियोफिलिक। बेसिकली बहुत बेसिक वर्ड है, लेकिन ये यूजुअली पता नहीं होता कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर कैसे डिपेंड होता है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। तो ये आपको देखना होता है कि कैसे होता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है और न्यूक्लियोफिलिक फिलिसिटी है, ये आपको देखनी होगी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ये आपका आज का थोड़ा सा होमवर्क है सेल्फ स्टडी का, कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनको हम कैसे बताते हैं, कि जैसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये दो टाइप से बताए जाते हैं। तो इन दोनों टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल्स में कैसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है हमारा, ये आपका आज का होमवर्क है। आपको थोड़ा सा ये स्टडी करना है, बेसिक है। इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर मैं ले लूंगा, लेकिन पहले बेसिक आप लोग करोगे तब। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने कुछ बात लिखी है यहाँ पे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल एंड देयर डेरिवेटिव्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अगर कार्बोनिल ग्रुप की, जैसे हमने बात की कि एस्टर जो है वो अमाइड से ज्यादा हमारे पास में रिएक्टिव था, हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा। तो यहाँ उन्हीं की रिएक्टिविटी दिखा रखी, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स की, जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में जो ग्रुप होते हैं। तो ये कार्बोनिल डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इन सभी में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है। उसके बाद कीटोन का नंबर आता है, उसके बाद एस्टर का, उसके बाद अमाइड का, और देन कार्बोक्सिलेट आयन का। ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन बनता है, इसका रीजन बताना कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चों। अगर देखो तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, जो बॉन्ड है कार्बोनिल का। तो यहाँ आप कार्बोनिल कार्बन को देख रहे हो, यहाँ आपके पास में H जुड़ा हुआ है, यहाँ R ग्रुप मान लो CH3 ही जुड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा कार्बोनिल का कार्बन मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसके ऊपर होगा, मीन्स ऑक्सीजन तो इससे लोन पेयर ले जाता है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि जब इसके साथ में कोई ऐसे ग्रुप्स जोड़े जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज को एनहेंस करवाने की कोशिश करे। मान लो मैं इसके साथ में Cl जोड़ देता, वो और एनहेंस करवा देता, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसमें ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। तो एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, बट ये भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एस्टर। एस्टर से क्यों, यहाँ आपके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ से डिलोकेलाइजेशन करके भी आपका सेटिस्फाई कर सकता है। सेम विद नाइट्रोजन का जो कंसेप्ट होता है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन में तो नेगेटिव आयन पड़ा ही हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड में तो प्रेजेंस ही होगा हमेशा की हमेशा।
दैट्स वाई इसका हमने इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर जो था वो कम कर दिया था। तो जो आप ये देख रहे हो एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसका रीजन आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के मेरे को भेजना है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट आया सेलेक्टिविटी में रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन रिजियो सेलेक्टिविटी there is one functional group that can react in two different places and a reagent which must choose where to react। मान लो एक एग्जांपल हमने लिखा, ये वाला एक एग्जांपल लिख दिया, इसमें डबल बॉन्ड है और एक आपके साथ में आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, HX मतलब आप सिंपल इसके HCl वगैरह से रिएक्शन कर रहे हो। दो इसकी टेंडेंसी है, या तो आपके साथ में यहाँ बच्चों एक करेक्शन कर लेना, इसमें एक्स बॉन्ड यहाँ आएगा, एक्स जो है वो यहाँ पे आएगा, ये मिसिंग हो गया मेरे से। तो दो आपके पास टेंडेंसी है, एक्स का जो एडिशन होगा या तो वो ए कार्बन के ऊपर होगा या वो बी पे होगा। तो अगर वो ए कार्बन पे होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, अगर वो बी पे होता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग आ गए ना, इस प्रोडक्ट को अलग अलग आने को ये क्या चीज होती है, रिजियो सेलेक्टिविटी होती है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल ये लिया हमने, ये इपोक्साइड का एक मॉलिक्यूल ले लिया, इपोक्साइड के मॉलिक्यूल में आपने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया, एक पोजीशन थी ये कि यहाँ पे आए और एक इसकी टेंडेंसी थी यहाँ बी वाले पे आए, मोर सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर आए। तो आप जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, OH यहाँ पे जुड़ रहा है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव हो रहा है, ये वाला क्लीव होने के बाद में फर्दर क्या हुआ, एक बॉन्ड ये क्लीव होता है, एक बॉन्ड ये क्लीव होगा। अगर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा आपका तो आपके पास में क्या बनेगा, कंपाउंड, एंड ये वाला क्लीव होगा तो क्या बनेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपके पास दो ही कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी है, एक जिसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आपका कहाँ हो रहा है, इस वाले ए कार्बन के ऊपर हो रहा है, और दूसरा जिसमें आपका बी वाले कार्बन के ऊपर हो रहा है। तो ये क्या है, रिजियो सेलेक्टिविटी के आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। अभी कंजुगेटेड सिस्टम है ना, ये आपके सारे उससे जुड़ते चले जाएंगे, जो माइकल एडिशन था, कंजुगेटेड 1,4 डाइईन्स के एग्जांपल सभी से जुड़ते चले जाएंगे। तो सभी को देखना एक ही चीज चलती है, केमिस्ट्री का फायदा यही है, अगर बेसिक पता हो तो सभी में एक जैसे ही चीजें चलेंगी, और बेसिक्स कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक तो हमें एसिड बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, पीके का जो मैंने आपको क्लास पहले करवाई थी। एक हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिसिटी कैसे डिटरमाइन होती है, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिटरमाइन होती है। उसके बाद तो आप सारे रिएक्शंस खुद से करने लग जाओगे, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। अब मान लो एक जैसे एग्जांपल हो गया कंजुगेटेड डाइईन का, ब्रोमीन का एडिशन किया, एक तो हमारे पास चांस है कि 1,2 एडिशन हो गया। इस वाले कंपाउंड में अगर आप सिस्टम्स का देख रहे हैं, वहां क्या हो रहा है बच्चों कि ए बी पोजीशन के ऊपर या तो एडिशन होगा, इसको क्या कहते हैं हम, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, जिसमें एक और दो पोजीशंस के ऊपर हो, और एक मेरे पास होगा बी और डी पोजीशन के ऊपर, आप इसको डी पोजीशन कहें, और जो डबल बॉन्ड है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा, जो यहाँ बीच में आ गया, इसको कहते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये आपकी रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं, वही होंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसमें इनोन का। इनोन क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, उसमें जैसे आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करते हैं, या तो आपका डायरेक्ट एडिशन देगा या आपका माइकल एडिशन देता था। माइकल एडिशन बेसिकली क्या होता था, 1,4 पोजिशंस के ऊपर एडिशन होता था। तो ये एग्जांपल आपका कंजुगेटिव सिस्टम का है, किस चीज का, रिजियो सेलेक्टिविटी। अब मैं कल जो क्वेश्चंस दे रहा था होमवर्क के, जिसने किए थे, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से किए थे, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि आपको इनोल बनाना था। अब ये इनोल कैसा बनाना था,
कोई कंपाउंड था, मान लो ये वाला कंपाउंड था, अब इसके अंदर आपको इनोल बनाना है। अब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन में दो पार्ट बनते हैं, या तो ए पोजीशन से H पॉजिटिव निकले या बी से। अब ए पोजीशन से निकलेगा तो वो कौन सा होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। और जो बी पोजीशन से निकलेगा आपको वो कैसा होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो ये जो इनोन्स बनाने थे किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आपका इनोन्स नहीं सॉरी इनोलेट्स बनाने थे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि रिएजेंट यहाँ पे कौन सा लिया है। वो रिएजेंट डिटरमाइन कर रहा था कि ए निकलेगा बी निकलेगा। इस चीज को कहते हैं हम रिजियो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं आपके, जैसे जो भी ऑर्थोमेटा पेयर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो बेंजीन रिंग पे, वो रिजियो सेलेक्टिविटी का होता है कि ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा, मेटा पे होगा। तुमने बहुत सारे एग्जांपल इसके पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे आया कंसेप्ट टॉक्स। कंसेप्ट टॉक्स में हमने क्या कहा, व्हेन एंड व्हाई, एक मिनट रुकना बस, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ में है व्हेन एंड व्हाई डायरेक्ट एडिशन टेक्स प्लेस एंड व्हेन कंजुगेटेड एडिशन टेक्स प्लेस इन कंजुगेटेड सिस्टम्स लाइक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ हमने इसको एग्जांपल को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश की है। वो क्या है कि मान लो हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। अब इसमें एक तरफ हमने कार्बोनिल के साथ में एक्स ग्रुप जोड़ दिया। एक्स क्या हो सकता है, एच हो सकता है, आर हो सकता है, Cl हो सकता है, OH, OR, NH2, कुछ भी हो सकता है इनमें से, एल्काइल, अराइल, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम सारे आगे जिसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन का पाथवे हमने बताने की कोशिश की कि क्या हुआ। देखो जैसे अगर आप ये देख रहे हो, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इसमें डायरेक्ट एडिशन के दो तरीके हैं। न्यूक्लियोफाइल सिंपल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपके पास में C डबल बॉन्ड जो O था वो शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड पाथवे 1 है, अगर X जो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा वो बेटर लिविंग ग्रुप हो, अच्छा लिविंग ग्रुप हो, तो वो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप X पहले पोजीशन पे तो टेट्राहाइड्रल कंपाउंड बना दिया उसने, दूसरे वाले पार्ट में वो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और डबल बॉन्ड को दोबारा बना देगा। और इससे यहाँ से हमारे पास में क्या मिला, हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया न्यूक्लियोफाइल का। जो एक्स था वो हट गया, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने यहाँ पे कर दी। दूसरा मेरे पास पाथवे है कि अगर मैंने न्यूक्लियो, मान लो यहाँ पे लिविंग ग्रुप इतना अच्छा नहीं था, मान लो H ही हो यहाँ पे, खाली खाली हाइड्रोजन नहीं था, उस केस में क्या होगा, ये O नेगेटिव तक यहाँ पे बनेगा। O नेगेटिव के बाद HA करके कोई भी एसिड आएगा जो इस O नेगेटिव को H पॉजिटिव दे देगा। H पॉजिटिव देते के साथ में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट सिंपल टेट्राहाइड्रल आपका प्रोडक्ट बन गया। इसमें एडिशन हो गया, उस चीज का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो ये आपके डायरेक्ट एडिशन के पार्ट होते हैं। अब यहाँ हमने इसके डायरेक्ट एडिशन के बारे में लिखा है कि डायरेक्ट एडिशन और 1,2 एडिशन मीन्स दैट द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है। एन एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच में लूज X नेगेटिव, जो कि X नेगेटिव बनाता है लूज करने के बाद, इफ इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप और प्रोटोनेटेड टू गिव अल्कोहल। और जो अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है और प्रोटोनेट कर देगा, नहीं तो अल्कोहल्स में दो ही पार्ट होते हैं। दूसरा इसका होता है कंजुगेटेड एडिशन और 1,4 एडिशन। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि नाम कंजुगेशन बता रहे हैं, तो आपका ये जो दूसरा डबल बॉन्ड है ये भी पार्ट करेगा रिएक्शन के अंदर, ये ऑक्सीजन को शिफ्ट करवा देगा, यहाँ न्यूक्लियो, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा। न्यूक्लियोफिल उस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करके इनोलेट एनायन फॉर्मेशन कर देगा। अब ये इनोलेट एनायन का क्या करेंगे हम, प्रोटोनेशन कर देंगे। प्रोटोनेशन करते के साथ में आपका क्या बन जाएगा, दोबारा कार्बोनिल ग्रुप और जो एक्स ग्रुप जो था वो यूं कहीं रिजनरेट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का आपका एडिशन हुआ 1,4 एडिशन की फॉर्म में। अब यहाँ इसके बारे में हमने लिखा है कि कंजुगेट और 1,4 एडिशन मींस दैट द न्यूक्लियोफाइल एड्स टू द एंड ऑफ द एल्कीन, जो इस एल्कीन का आखिरी वाला पार्ट जो ये वाला था उसके ऊपर ऐड हुआ है,
फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, दूर से दूर जितना कार्बोनिल ग्रुप से होगा। अब एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे फारदेस्ट का एग्जांपल है ना। अब मान लो मेरे पास एक कोई कंपाउंड होता है, ये तो आपका सिंपल यहाँ तक एक कंपाउंड हो गया। अब मैं कहता हूं कि ये ऐसे ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और डबल बॉन्ड आ गया, कंजुगेटेड सिस्टम तो है ना, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा एंड दिस विल गो टू दिस वन। ये वाला डेल्टा पॉजिटिव सेंटर हुआ, चाहे कितनी लंबी चेन है, तो ये फारदेस्ट जितना दूर से दूर होगा वहां भी जुड़ के अपना एक कंपाउंड बनाएगा। इसको कहते हैं कंजुगेट एडिशन। अब ये कैसा हुआ, 1,6 एडिशन की फॉर्म में हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कंजुगेट एडिशन कह दोगे तो अब बात पूरी सोल्व हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू into the carbonyl group to produce an enolate anion that usually becomes protonated to give a ketone, ठीक है। तो कीटोन में आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंजुगेट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन इन ए रिएक्शन, कौन सी एक भी रिएक्शन होगी उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कंजुगेट एडिशन होगा या आपका डायरेक्ट एडिशन होगा। तो पहले पॉइंट में हमने लिखा कि द डायरेक्ट एडिशन keeps the alkene but loses the double bond। डायरेक्ट एडिशन में आपने देखा होगा तो डबल बॉन्ड तो आपका एल्कीन वाला जो था वो तो रह गया था, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप जो था वो लूज हो गया था। while conjugate addition keeps the carbonyl group but loses the alkene। कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो रहा था, सॉरी कंजुगेट एडिशन में क्या हो रहा था, कार्बोनिल ग्रुप तो रह रहा था, बाकी जो एल्कीन था वो आपका लॉस हो जा रहा था। अब इसमें हमने लिखा है कि as we know a C double bond O pi bond is stronger than a C double bond C pi bond, therefore conjugate addition gives the thermodynamic product। आप जैसे कि देखते हैं कि जो आपका कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, मेरे पास में C डबल बॉन्ड हो, इसका जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अब इस C बॉन्ड को तोड़ना था ना हमने एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड को, लेकिन जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, किससे, सी डबल बॉन्ड सी से। तो इस वजह से क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हमारे पास में फॉर्म होता है। बट एज द कार्बोनिल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन फार एंड ऑफ द एल्कीन स्पेशली टू चार्ज्ड और हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, डायरेक्ट एडिशन गिव्स द काइनेटिक प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है एल्कीन से, ऐसा क्यों होता है देखो। अब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये वाला आपके पास कार्बन है, कार्बन कार्बन एक जितना ही खींच पाएंगे अपने को, साथ में डिपेंड करेगा कि इनके साथ में ग्रुप कैसे हैं, उसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस पाई बॉन्ड को खींचने की अपने पास कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर होगा। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है वो मेरे पास में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो इंक्रीज हो रहा है ये किससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फार एंड एल्कीन से, स्पेशली टू चार्ज्ड और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स। हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स और चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उनके साथ में। सो डायरेक्ट एडिशन गिव्स द काइनेटिक प्रोडक्ट। जो डायरेक्ट एडिशन होगा वहां पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा, जितना जल्दी रिएक्शन मेरे पास हो पाएगी उस बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमारे पास कि जो ये वाली चीज हम जा रहे हैं ये किस चीज के ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें आपका एल्कीन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, मतलब जिसमें कंजुगेट एडिशन हो रहा है। तो कंजुगेट एडिशन क्या होगा, स्टेबिलिटी के ऊपर जाएगा, और ये वाला कैसा प्रोडक्ट देगा मेरे पास में, 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन का प्रोडक्ट देगा, या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देगा, जिसमें कंजुगेट एडिशन होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं डायरेक्ट एडिशन का देखूं, डायरेक्ट एडिशन में मेरे पास क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट एडिशन में मेरे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हमने लिखा, सो इन ए नटशेल का मतलब ब्रीफ में अगर मैं इस चीज को बताऊं तो डायरेक्ट एडिशन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट रिएक्शन टाइम, while conjugate addition is favored by higher temperature and larger reaction time। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि डायरेक्ट एडिशन के लिए मेरे पास कंडीशंस कैसे होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी उसकी देखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप काइनेटिकली कंट्रोल्ड बना रहे हो,
जितना जल्दी बनेगा तो रिएक्शन टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जितना जल्दी बनाना है, और लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शंस की जाती हैं। कंजुगेट एडिशन में हम क्या बनाते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टेबल कैसे बनाएंगे, जब हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे और रिएक्शन लार्जर रिएक्शन टाइम्स में वो होगी, मतलब एक बार हो जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं होगी। जो आपका ये डायरेक्ट एडिशन होता है रिवर्सिबल होता है, इसी को हमने यहाँ पे लिखा। इट शुड बी नोटेड दैट 1-2 एडिशन और डायरेक्ट एडिशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। एग्जाम्पल करके बताया कि ये फर्स्ट स्टेप में होगा, रिवर्सिबल होगा, और ये आपका दोबारा इसी में आ जाता है फर्दर फाइनल लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के कारण से ये दोबारा इसी में आ जाता है। इस वजह से हमारे पास जो इसकी यील्ड आती है वो काफी कम रहती है। सेकंड आपके पास जो एग्जांपल है वो आया, द अदर फैक्टर्स इज दैट how electrophilic is the alpha beta unsaturated carbonyl compound। जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है कितना इलेक्ट्रोफिलिक है। द मोर इलेक्ट्रोफिलिक सच एज एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड tends to prefer direct addition, while the less electrophilic such as ketones or esters tends to prefer conjugate addition। तो सिंपल सी बात हमने लिख दी। इनका मैंने तुम्हें पीछे रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था ना, एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और क्लोराइड ग्रुप अगर मैं जोड़ देता है एसिड क्लोराइड वो और ज्यादा हो जाता है हमारे पास में, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर हम इंक्रीज कर रहे थे। अगर जितना उनका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होगा वो क्या करेंगे, डायरेक्ट एडिशन करना चाहेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना चाहेंगे। जबकि अगर मैं जो लीस्ट रिएक्टिव या कम रिएक्टिव देखूं, इलेक्ट्रोफिलिक देखूं, जैसे कि कीटोन या एस्टर ग्रुप्स, वो कंजुगेट एडिशंस को फॉलो कर लेते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया कि इसका मेरे पास में ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक एक कोई कंपाउंड था, इसकी मैंने रिएक्शन I2NH के साथ में की, ये डायरेक्ट एडिशन फॉर्म हो गया मेरे पास, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, ये दोबारा से देख लेना, इसमें अगर सही नहीं दिख रहा तो Cl एसिड क्लोराइड का एग्जांपल है। रिएक्टिविटी ज्यादा थी इसकी, मोर इलेक्ट्रोफिलिक था, तो इसने सिंपली डायरेक्ट एडिशन फॉलो कर दिया। डायरेक्ट एडिशन में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप आपका यूं का यूं है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, केवल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और जो आपके पास में लेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक आप देख रहे हो, मान लो कोई भी आपका एस्टर ग्रुप के साथ में किया, यहाँ पे कंजुगेट एडिशन हो रहा है, एडिशन प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो रहा है। जो डबल एल्कीन था, एल्कीन यहाँ पे गायब हो चुका है, केवल ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट रह रहा है आपका, ठीक है, कार्बोनिल का। तो ये आपके एग्जांपल थोड़े बहुत देखने के हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तीसरा इसका एग्जांपल है चॉइस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चॉइस ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज सच एज मिथाइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेफर डायरेक्ट एडिशन। जो मोर न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होते हैं लाइक मिथाइल लिथियम, ये तुम्हारे एग्जांपल्स बच्चों तुमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स के जो एग्जांपल थे, ऑर्गेनो लिथियम थे, ऑर्गेनो क्यूप्रेट कंपाउंड्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इनका काफी अच्छा काम होता है, वो सिंपली देखना होता है, एल्काइलेशन के काम में आते हैं। Grignard reagent prefer direct addition, while less nucleophilic species like amines or thiols prefers conjugate addition। एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे। मिथाइल लिथियम का आपने किया डायरेक्ट एडिशन किया। लिथियम क्या करेगा, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एज कम्पेयर टू कार्बन भी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, मिथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव सेंट्री यहाँ पे हुआ, इसके ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, Me ग्रुप का इसके ऊपर एडिशन हो जाएगा। और लिथियम कहाँ एक्ट करेगा, O नेगेटिव जो था वो लिथियम के ऊपर अटैक करके लिथियम बना लेगा। जैसे ही इसको एसिड के बेस प्रेजेंस में करोगे तो ये OH आपका रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप थायोल्स के साथ में रिएक्ट करते हो तो वहां पे क्या होगा, कंजुगेट एडिशन होगा। थायोल्स के साथ में कंजुगेट एडिशन क्यों हुआ भाई, इसकी लोन पेयर जाएगी आपकी। लोन पेयर जाने के लिए आपको ये तो लिथियम फटाफट इसको O नेगेटिव के बैलेंस आउट कर पा रहा था और स्टेबल लिथियम इनोलेट तो बना पा रहा था, तो यहाँ से तो पॉसिबिलिटी बन गई। यहाँ क्या होगा कि पाई बॉन्ड को पहले शिफ्ट करवाएगा, शिफ्ट करवाने के बाद रिएक्शन ने टाइम लिया क्यों, क्योंकि इसकी लोन पेयर जाके रिएक्ट करेगा, सिंपल रिएक्टिविटी होती है और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी इनका नहीं होता है, उस वजह से अपना आराम से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा।